नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जी फैक्ट पर। आज हम बात करने वाले हैं राजस्थान के नवीन जिलों के बारे में, जिसमें हम राजस्थान का एक और नवीन जिला नीमका थाना जिला पढ़ने वाले हैं। इससे पहले हमने दूदू, डीग, सलंबर और गंगापुर सिटी जिले के बारे में चर्चा की थी। वीडियो आपको अच्छा लगा होगा ऐसी उम्मीद करता हूँ। इसी क्रम में उपस्थित हूँ पुनः एक बार आपके सभी के सामने नीमका थाना जिले को लेकर। तो नीमका थाना जिले के साथ ही हम चर्चा करने वाले आज उदयपुर वाटी, खेतड़ी, पाटन और श्री माधोपुर आदि स्थितों के बारे में। तो प्लीज वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। तो आइए हम चर्चा करते हैं नीमका थाना जिला दर्शन के बारे में। पेन चेंज कर लेता हूं एक बार में। तो हम कौन सा जिला पढ़ने वाले हैं, तो जिला कौन सा हो जाएगा, नीमका थाना। कौन सा है, नीमका थाना जिला पर हम आज चर्चा करने वाले हैं। अगर इसके उपनाम की बात की जाए तो आपका आंसर होगा ताम्रवती जिला। कौन सा है, ताम्रवती जिला जो है इसका जो है वो उपनाम है। अगर बात करूं मैं अगर संभाग की, तो ये कौन से संभाग में स्थित है, सीकर संभाग में। कौन से संभाग में, सीकर संभाग में। अब हम जो है वो सीकर संभाग के बारे में कुछ चर्चा करते हैं। तो सीकर संभाग जो कि है नया संभाग है। सीकर के बारे में चर्चा करते हैं तो ये एक नया संभाग है। पहले जो अगर संभागों की बात करें तो पहले जो है संभागों की संख्या कितनी थी, तो मात्र 7 संभाग थे। अब वर्तमान में संभागों की संख्या कितनी है, वर्तमान में संभागों की संख्या कितनी है, तो है 10। वो कौन कौन से नए, कौन से 3 कौन से है नए, तो वो है सीकर, पाली और बांसवाड़ा जो है वो नए संभाग है। ये भी आपको ध्यान रखना है। पहले संख्या कितनी थी, तो संभागों की संख्या केवल 7 थी। अब 3 और नए बना दिए। वर्तमान में कुल कितने हो गए, 10 हो गए। उसमें से सीकर, पाली और बांसवाड़ा जो वो नया है। अगर मैं अब सीकर की बात करता हूं तो सीकर जो कि एक नया संभाग है। साथ ही आपको ये भी ध्यान रखना है, सीकर संभाग के अंदर कितने जिले आते हैं, तो 4 जिले आते हैं। कौन कौन से, वो हम जान लेते हैं। तो वो है, एक तो सीकर हो जाएगा, फिर हो जाएगा चूरू, फिर हो जाएगा झुंझुनू, और चौथा जो है वो नया है हमारा नीमका थाना। क्या नाम है, नीमका थाना। साथ ही आपको ये भी ध्यान रखना है, अगर चूरू की बात करूं तो चूरू पहले किस संभाग में आता था, तो बीकानेर संभाग में आता था। बीकानेर संभाग में आता था, जो कि अब किस में आता है, तो सीकर संभाग में आता है। ये भी आपको सारे के सारे फैक्ट इंपोर्टेंस के बारे में ध्यान रखना है। तो जिला कौन सा है, नीमका थाना जिला है। अगर इसके उपनाम की बात करूं तो इसको ताम्रवती जिला बोलते हैं। अगर संभाग की बात करूं तो ये कौन से संभाग में स्थित है, सीकर संभाग में। सीकर संभाग को मिलाकर 3 और जो है वो वर्तमान में नए संभाग बन गए, और मिलाकर कितनी संख्या हो गई है, तो 10 हो गई है। अब 3 कौन कौन से नए संभाग है वो हम जान लेते हैं। तो सीकर, पाली और बांसवाड़ा 3 जो है नए संभाग बनाए गए। अब सीकर संभाग के बारे में बात करते हैं तो सीकर एक नया संभाग है। साथ ही अब सीकर में कौन कौन से जिले शामिल है, तो 4 जिले शामिल है। वो कौन कौन से हैं, तो सीकर है, चूरू है, झुंझुनू और नीमका थाना। इसमें भी अगर मैं चूरू की बात करूं तो चूरू जो है वो पहले बीकानेर संभाग में आता था, अब किस में आता है, तो सीकर संभाग में आता है। ये आपको सारे इसके बारे में चीजें ध्यान रखनी है। अगर उपखंडों की बात की जाए तो उपखंडों की संख्या कितनी है, 4 है। कौन कौन सा है, नीमका थाना, श्री माधोपुर, उदयपुर वाटी और खेतड़ी। इसमें भी आपको ये चीज ध्यान रखनी है कि उदयपुर वाटी और खेतड़ी को जो है वो झुंझुनू से मिला गया। किससे, झुंझुनू जिले से मिलाया गया, झुंझुनू जिले से मिलाया गया। और नीमका थाना और श्री माधोपुर को सीकर जिले से मिलाया गया है। कौन से सीकर जिले से मिलाया गया। ये आपको ध्यान रखना है कि उपखंडों की संख्या कितनी है, 4 है। नीमका थाना, श्री माधोपुर, उदयपुर वाटी और खेतड़ी। इसे सीकर जिले से इन दोनों को लिया गया, और उदयपुर वाटी और खेतड़ी को जो वो झुंझुनू जिले से लिया गया है। ये आपको ध्यान रखना है। इसी के साथ तहसीलों की अगर बात की जाए तो नीमका थाना, श्री माधोपुर, पाटन, उदयपुर वाटी और खेतड़ी 5 यहाँ पर तहसीलें हैं। 3 जो है वो कहाँ से ली गई है, ये जो है वो सीकर से, और ये कहाँ से ली गई है, तो झुंझुनू से। सारी इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको इसके बारे में ध्यान रखने हैं। इसी के साथ आगे चर्चा करते हैं यहाँ के इस जिले के सीमावर्ती जिलों की अगर बात करें तो सीमावर्ती जिले कौन कौन से लगते हैं। सीकर से अलग हुआ है तो सीकर, झुंझुनू, जयपुर ग्रामीण और कोटपुतली बहरोड। जयपुर ग्रामीण और कोटपुतली बहरोड के बारे में भी आपको एक चीज ध्यान रखनी है, ये भी कौन सा जिले है, तो ये नवीन जिले हैं। ये कौन से जिले हैं, नवीन जिले, जो कि वर्तमान में किस संभाग में आते हैं, तो जयपुर संभाग में आते हैं। ये भी आपको इसके बारे में ध्यान में रखना है कि सीमावर्ती जिले कौन कौन से हैं। 4 इनकी संख्या है। कौन कौन सी, सीकर, झुंझुनू, जयपुर ग्रामीण और कोटपुतली बहरोड। साथ ही जयपुर ग्रामीण और कोटपुतली बहरोड के बारे में भी आपको ये ध्यान रखना है कि
ये भी एक नए जिले हैं। वर्तमान में ये 2 नए जिले हैं जो किस संभाग में आते हैं, जयपुर संभाग में आते हैं। इनके बारे में हम किसी एक वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। इसी के साथ आगे चर्चा करता हूँ यहाँ के महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में। तो सीकर जो है वो सीकर झुंझुनू से अलग होकर ये जिला बना है। किससे? एक तो सीकर से और झुंझुनू से ये अलग होकर जिला बनता है। कहाँ से? सीकर और झुंझुनू से अलग होकर ये जिला बनता है, ये आपको ध्यान रखना है। और साथ ही आपको ये भी ध्यान रखना है कि नीम का थाना पहले जो है वो सीकर में आता था। कहाँ पे आता था? सीकर में आता था। और ये नया जिला जो बना ना, तो इसके जो कुछ स्थान जो है वो सीकर से लिए गए और कुछ जो है वो झुंझुनू से लिए गए, ये आपको ध्यान रखना है। साथ ही हरियाणा राज्य से सीमा बनाता है। किस राज्य से? तो हरियाणा राज्य से ये सीमा बनाता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। साथ ही यहाँ पर एक पाटन का युद्ध हुआ है। कब हुआ है? 1790 के अंदर। साथ ही अगर मैं बात करूँ पाटन के युद्ध की, तो ये किन किन के बीच में हुआ है? तो महादेव जी सिंधिया वर्सेस प्रताप सिंह। क्या नाम है? प्रताप सिंह आमेर, है ना। यहाँ पे पाटन का युद्ध हुआ। कब हुआ? 1790 के अंदर। महादेव जी सिंधिया और प्रताप सिंह जो कि आमेर के राजा थे, इनके बीच में हुआ। साथ ही इस युद्ध की एक और खास बात है, इसे हल्दी घाटी के युद्ध की संज्ञा भी दी गई। हल्दी घाटी के युद्ध की संज्ञा दी गई है। ये भी आपको इसके बारे में ध्यान में रख लेना है कि महत्वपूर्ण तथ्यों की बात करें उसमें सीकर झुंझुनू दोनों जिलों से अलग कर इसे जिला बनाया गया है। ये हरियाणा राज्य की सीमा बनाते हैं। हरियाणा राज्य से ये सीमा बनाते हैं, ये भी ध्यान रखना है। और पाटन का युद्ध यहाँ पर हुआ था 1790 के अंदर। किन किन के बीच? तो महादेव जी सिंधिया और प्रताप सिंह के बीच में, दोनों में। तो और यहाँ पे इसके पाटन युद्ध के बारे में ऐसा भी कहा जाता है कि हल्दी घाटी के युद्ध की इसे संज्ञा दी गई है। ये भी आपको इसके बारे में ध्यान रखना है। इसी के साथ आगे बात करें श्री रामनारायण चौधरी, इनके बारे में हम चर्चा करते हैं। तो इनका जन्म कहाँ पर हुआ था? तो इनका जन्म भी जो है वो नीम का थाना के अंदर ही माना जाता है। नीम का थाना, यहीं पर इनका जन्म हुआ। साथ इनकी बात करें तो इन्होंने बेगू और बिजोलिया किसान आंदोलन में भाग लिया। बिजोलिया किसान आंदोलन से संबंधित व्यक्ति, ये भी आपको ध्यान रखना है। इसके साथ ही स्वामी विवेकानंद की अगर बात करें तो स्वामी विवेकानंद जो है वो सबसे पहले कहाँ पे आते हैं? राजस्थान में सबसे पहले खेतड़ी में आते हैं। और खेतड़ी कहाँ पे आता है? तो ये जो हो जाएगा नीम का थाना हो जाएगा। खेतड़ी में आए। साथ ही उस टाइम पे जो है वो राजा कौन थे यहाँ पे? अजीत सिंह। वहाँ पे इस टाइम पे जो है नीम का थाना में खेतड़ी के राजा कौन थे? अजीत सिंह। और अजीत सिंह के द्वारा ही इन्हें स्वामी विवेकानंद जी को जो है वो उपाधि दी जाती है। तो अजीत सिंह के द्वारा स्वामी विवेकानंद कहा गया, इन्हें विवेकानंद कहा गया। जबकि इनका नाम जो क्या था? नरेंद्र दत्त था। क्या था? नरेंद्र दत्त था। ये भी आपको ध्यान रखना है कि रामनारायण चौधरी की अगर आरंभ बात करें, इनका जन्म कहाँ पे हुआ था? नीम का थाना के अंदर। और ये बेगू और बिजोलिया किसान आंदोलन से संबंधित, ये भी आपको ध्यान रखना है। साथ ही स्वामी विवेकानंद की बात करें तो राजस्थान में सबसे पहले कहाँ आते हैं? ये खेतड़ी के अंदर आते हैं। खेतड़ी कहाँ आता है? नीम का थाना के अंदर। साथ ही अगर यहाँ पे बात करें, यहाँ पे राजा कौन थे? तो श्री अजीत सिंह यहाँ के राजा थे। अजीत सिंह ने इन्हें जो है वो स्वामी विवेकानंद कहा था, जबकि क्योंकि इनका नाम जो है बचपन का नाम क्या था? नरेंद्र दत्त था। ये भी आपको इसके बारे में ध्यान रखना है। इसी के साथ यहाँ पे स्थित जो है प्रमुख स्थल है उनके बारे में चर्चा करते हैं। तो यहाँ पे स्थित है गणेश्वर सभ्यता, इसके बारे में चर्चा करने वाले हैं। तो ये कहाँ पे स्थित है? गणेश्वर सभ्यता नीम का थाना के अंदर स्थित है। अगर इसके खनन की बात करें तो 1977 के अंदर इसका खनन हुआ था। इसका उपनाम क्या है? तो उसका उपनाम जो है वो पुरातत्व का पुष्कर, एक तो ये नाम है। और फिर इसे ताम्रयुगीन सभ्यता की जननी भी कहते हैं। ताम्रयुगीन सभ्यता की जननी भी कहा जाता है। ये भी आपको इसके बारे में ध्यान रखना है। अगर यहाँ पे बात करें नदी की, तो यहाँ पे कौन सी नदी बहती है? कांतली नदी।
कौन सी नदी? कांतली नदी यहाँ पर बहती है। तो आपको इसके प्रमुख स्थलों के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। गणेश्वर सभ्यता कहाँ पर स्थित है? नीम का थाना। खनन इसके बात करते हैं तो 1977 में किसके द्वारा? तो आर.सी. अग्रवाल के द्वारा। किसके द्वारा? आर.सी. अग्रवाल ने इसका खनन किया था 1977 के अंदर। साथ ही इसके उपनाम की बात की जाए तो पुरातत्व का पुष्कर भी कहते हैं इसको, और ताम्रयुगीन सभ्यता की जननी भी कहा जाता है। ये भी आपको ध्यान रखना है। अगर बात करें ये सभ्यता जो है वो किस नदी के किनारे स्थित है, तो आपका आंसर होगा कांतली नदी के किनारे स्थित है। ये भी आपको ध्यान रख लेना है। फिर बात करते हैं सुनारी सभ्यता। तो सुनारी सभ्यता इसके खनन के बारे में बात करते हैं तो 1980 के अंदर और पुरातत्व विभाग के द्वारा। किसके द्वारा? पुरातत्व विभाग के द्वारा। ये आपको इसके बारे में ध्यान रखना है। साथ ही इसके उपनाम की बात की जाए तो यह है लौह युगीन सभ्यता। क्या है? लौह युगीन सभ्यता है। ये भी आपको इसके बारे में ध्यान रखना है। और नदी की बात की जाए तो वही हो जाएगा कांतली नदी। कांतली नदी। अगर मैं बात करूं अब कांतली नदी के बारे में, किसके बारे में? कांतली नदी के बारे में अगर बात करूं तो इसका उद्गम कहां से माना जाता है? उद्गम जो है वो खंडेला की पहाड़ियां। खंडेला की पहाड़ियां जो कि कहां पर स्थित है? सीकर में। कहां पर स्थित है? सीकर के अंदर स्थित है। ये आपको ध्यान रखना है। साथ ही यहाँ पर ये जो इसका प्रवास क्षेत्र अगर मैं बात करूं, प्रवास क्षेत्र जो है वो 3 जिलों में। 3 जिले में वो कौन कौन से 3 जिले? तो सीकर, नीम का थाना हो जाएगा और झुंझुनू, ये जिले हो जाएंगे। यहाँ पर चूरू क्यों नहीं है? चूरू इस वजह से नहीं है क्योंकि चूरू और बीकानेर 2 ही राजस्थान में केवल मात्र ऐसे जिले हैं जहाँ पर कोई नदी प्रवाहित नहीं होती। तो प्रवास क्षेत्र इसका कौन कौन सा हो जाएगा? सीकर, नीम का थाना और झुंझुनू। साथ ही इसके प्रवास क्षेत्र को क्या कहा जाता है? प्रवास क्षेत्र क्या कहलाता है? तो आपका आंसर होगा तोरावाटी। क्या कहते हैं? तोरावाटी। साथ ही अगर भाषा की अगर बात करूं, अगर यहाँ पे भाषा का बोली कौन सी बोली जाती है तो भी तोरावाटी भाषा ही बोली जाती है। ये भी आपको इसके बारे में ध्यान रखना है। साथ ही वेरी मोस्ट फैक्ट इंपॉर्टेंट इसके बारे में तो वो है कांतली नदी के बारे में। तो राजस्थान की पूर्णतः आंतरिक प्रवाह की नदी, राजस्थान की पूर्णतः आंतरिक प्रवाह की नदी कौन सी है? वो भी है कांतली नदी। तो सारे फैक्ट इसके बारे में आपको ध्यान रखना है। सुनारी सभ्यता की मैं बात कर रहा हूँ, इसका खनन कब हुआ था? तो 1980 के अंदर पुरातत्व विभाग के द्वारा। उपनाम की अगर बात करूँ तो लौह युगीन सभ्यता इसका नाम है। नदी अगर कौन सी बहती है तो कांतली नदी बहती है। कांतली नदी के बारे में चर्चा करें तो इसका उद्गम जो है वो कहाँ से? खंडेला की पहाड़ियां जो कि सीकर में स्थित है, यहाँ से। इसके प्रवास क्षेत्र को इसका प्रवास क्षेत्र किन किन जिलों में? तो 3 जिलों में। सीकर में है, नीम का थाना में और झुंझुनू में। चूरू में नहीं है। और एक प्रवास क्षेत्र जो कि इसके प्रवास क्षेत्र का क्या नाम है? तो तोरावाटी। ठीक है। साथ ही इसकी भाषा की अगर बात करूँ तो इसकी भाषा कौन सी है? वो भी तोरावाटी भाषा है। ये राजस्थान की पूर्णतः आंतरिक प्रवाह की नदी है। ये भी आपको ध्यान रखना है इसके बारे में। साथ ही आगे चर्चा करते हैं। खेतड़ी तांबे के लिए प्रसिद्ध है। ये आपको ध्यान में होगा, हिस्ट्री में आपने ये हिस्ट्री और कल्चर में आपने पढ़ा होगा। खेतड़ी जो है वो तांबे के लिए प्रसिद्ध है। साथ ही ज्योति ट्रिपल खाद कारखाना ये कहाँ पर स्थित है? तो आपका आंसर होगा खेतड़ी के अंदर। और खेतड़ी कहाँ पर है? नीम का थाना जो कि एक नवीन जिला है। ये आपको इसके बारे में ध्यान में रखना है। साथ ही गौरी सौर ऊर्जा संयंत्र तो ये भी कहाँ पर स्थित है? तो खेतड़ी के अंदर ही स्थित है। कहाँ पर स्थित है? खेतड़ी के अंदर। नीम का थाना। साथ ही डेयरी का सबसे बड़ा प्लांट वो भी कहाँ पर स्थित है? तो नीम का थाना है प्रॉपर के अंदर। प्रॉपर ये नीम का थाना के अंदर स्थित है। ये आपको ध्यान रखना है। इसी के साथ आगे चर्चा करते हैं। यहाँ पर 2 तालाब स्थित है। वो कौन कौन से हैं? तो एक तो पन्ना शाह का तालाब, पन्ना शाह का तालाब, और एक कौन सा हो जाएगा? अजीत सागर तालाब। कौन सा है? अजीत सागर तालाब। 2 तालाब स्थित है। कौन कौन से? पन्ना शाह तालाब और अजीत सागर तालाब। दोनों कहाँ है? तो नीम का थाना। कहाँ पर स्थित है? नीम का थाना। ठीक है। इसी के साथ में बात करूँ अगर झील की तो यहाँ पे है पीथमपुर झील जो कि एक मीठे पानी की झील है। मीठे पानी की झील।
ये भी आपको इसके बारे में ध्यान रखना है कि यहाँ पर 2 तालाब स्थित है, कौन कौन से, पन्ना सागर तालाब और अजीत सागर तालाब कहाँ पर स्थित है, तो प्रॉपर नीम के थाना के अंदर स्थित है। अगर बात करूँ झील की तो पीथमपुर झील स्थित है, जो कि मीठे पानी की झील है, ये भी आपको इसके बारे में ध्यान रखना है। साथ ही अगर बात करें कंजर्वेशन रिजर्व जोन की, तो यहाँ पे 2 कंजर्वेशन रिजर्व है, कौन सा है, एक तो मनसा माता कंजर्वेशन जोन, कौन सा है, कंजर्वेशन जोन, कहाँ पर स्थित है, तो उदयपुर वाटी में, कहाँ पर है, उदयपुर वाटी के अंदर स्थित है। साथ ही एक जो है वो बांसियाल खेतड़ी कंजर्वेशन रिजर्व, ये भी आपको ध्यान रखना है। ये कहाँ पर स्थित है, तो ये खेतड़ी के अंदर, ये भी आपको ध्यान रखना है। इसी के साथ हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड, ये कहाँ पर स्थित है, तो खेतड़ी के अंदर। साथ ही इसकी स्थापना के बारे में अगर बात करूं, स्थापना कब हुई थी, 1967 के अंदर, वो भी किसके साथ साथ से, तो संयुक्त राज्य अमेरिका के सहायता से। ये भी आपको इसके बारे में फैक्ट जो है वो ध्यान रखना है। तो कंजर्वेशन रिजर्व की बात करते हैं, 2 कंजर्वेशन रिजर्व स्थित है, कौन सा, मनसा माता कंजर्वेशन रिजर्व उदयपुर वाटी में, साथ ही बांसियाल खेतड़ी कंजर्वेशन रिजर्व, जो भी कहाँ पर स्थित है, खेतड़ी के अंदर। इसी के साथ हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड की स्थापना भी की गई है, कहाँ पर, खेतड़ी में, नीम का थाना है ना, नीम का थाना, ठीक है। इसी के साथ अगर इसकी स्थापना की बात की जाए तो स्थापना कब हुई थी, 1967 के अंदर। साथ ही यूएसए की सहायता से इसे स्थापित किया गया, ये भी आपको इसके बारे में ध्यान रखना है। इसी के साथ बात की जाए प्रमुख चोटियों की, तो यहाँ पर 3 प्रमुख चोटियां स्थित है, एक तो है मालखेत की चोटी, साथ ही फिर है लोहागढ़ और फिर है बबई। तो आपको ये भी पता होगा कि लोहागढ़ और बबई जो है वो पहले किस में आती थी, तो झुंझुनू में आती थी, और अब जो है वो किस में आती है, तो ये जो है वो नीम का थाना में स्थित है। तो तीनों चोटियां जो वो कहाँ पर स्थित है, नीम का थाना, ये आपको इसके बारे में ध्यान रखना है। इसी के साथ आगे चर्चा करें प्रमुख मंदिरों की, यहाँ पर स्थित प्रमुख मंदिरों की, तो यहाँ पर एक स्थित है मनसा माता मंदिर, सकराई माता मंदिर और गोपीनाथ मंदिर। अगर मैं बात करूं मनसा माता मंदिर, तो ये कहाँ पर स्थित है, उदयपुर वाटी में, कहाँ पर, उदयपुर वाटी, नीम का थाना। इसी के साथ सकराई माता मंदिर, तो वो भी कहाँ हो जाएगा, उदयपुर वाटी नीम का थाना के अंदर। इसी के साथ गोपीनाथ मंदिर की मैं बात करूं तो ये कहाँ हो जाएगा, श्री माधोपुर नीम का थाना। तो यहाँ पे स्थित 3 प्रमुख मंदिर जिनका नाम है मनसा माता मंदिर उदयपुर वाटी नीम का थाना के अंदर स्थित है, सकराई माता मंदिर उदयपुर वाटी नीम का थाना के अंदर स्थित है, और गोपीनाथ मंदिर वो भी श्री माधोपुर नीम का थाना के अंदर आता है। ये भी आपको इसके बारे में ध्यान रखना है। साथ ही जोगीदास की छतरी और अंसारी की हवेली, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो जोगीदास की छतरी वो कहाँ पे स्थित है, तो उदयपुर वाटी कहाँ पे आता है, नीम का थाना। तो हमने सारे जो फैक्ट पढ़े इसके बारे में पुनः एक बार रिवीजन कर लेते हैं। तो आइए एक बार पुनः चर्चा करते हैं। जिला कौन सा है, तो नीम का थाना। उपनाम इसका अगर पूछा जाए तो क्या होगा, ताम्रवती जिला है। संभाग की अगर बात करें तो ये किस संभाग में स्थित है, सीकर संभाग में स्थित है। वर्तमान में संभागों की संख्या कितनी है, 10 है, क्योंकि 3 नए बन गए। कौन कौन से, तो वो है सीकर, पाली और बांसवाड़ा। इसी के साथ अगर मैं सीकर जिले के बारे में सीकर संभाग की अगर बात करूं तो ये नया संभाग है। इसमें कौन कौन से जिले आते हैं, 4 नए जिले आते हैं। कौन कौन से हैं, सीकर, चूरू, झुंझुनू और नीम का थाना। इसमें आपको चूरू जिले के बारे में ये भी ध्यान रखना है कि ये पहले जो बीकानेर संभाग में आता था और अब किस में आता है, सीकर संभाग में आता है। ये आपको ध्यान रखना है। इसके साथ आगे चर्चा करते हैं। अगर इसके उपखंडों की बात की जाए तो उपखंडों की संख्या कितनी है, 4 है। वो कौन कौन से, तो नीम का थाना, श्री माधोपुर, उदयपुर वाटी और खेतड़ी। आपको ये भी ध्यान रखना है कि नीम का थाना और श्री माधोपुर को जो वो सीकर जिले से लिया गया और उदयपुर वाटी और खेतड़ी को जो वो झुंझुनू जिले से लिया गया। ये आपको ध्यान रखना है। साथ ही अगर तहसीलों की बात की जाए तो तहसीलों की संख्या कितनी हो जाएगी, 5 हो जाएगी। नीम का थाना, श्री माधोपुर, पाटन, उदयपुर और खेतड़ी। तो साथ ही आपको ये भी ध्यान रखना है कि नीम का थाना, श्री माधोपुर और पाटन को जो वो सीकर से लिया गया, उदयपुर वाटी और खेतड़ी को जो वो झुंझुनू से लिया गया। ये आपको ध्यान रखना है। इसी के साथ सीमावर्ती जिलों की बात की जाए तो यहाँ पे 4 सीमावर्ती जिले लगते हैं। वो कौन कौन से, सीकर है, झुंझुनू है, जयपुर ग्रामीण और कोटपुतली बहरोड। साथ ही जयपुर ग्रामीण और कोटपुतली बहरोड के बारे में आपको ये भी ध्यान रखना है कि ये कौन सा जिले है, तो ये भी नवीन जिले है जो कि कहाँ पर स्थित है, जयपुर संभाग में आते हैं। ये आपको ध्यान रखना है।
साथ ही अगर बात की जाए महत्वपूर्ण तथ्यों की, तो सीकर और झुंझुनू से अलग होकर इसे जिला बनाया गया। और ये जो है वो पहले कहाँ पर स्थित था, तो पहले जो वो सीकर में स्थित था, ये भी आपको ध्यान रखना है। साथ ही बात करूं मैं अगर, तो ये हरियाणा राज्य से अलग होकर सीमा बनाता है, हरियाणा राज्य से सीमा बनाता है, ये आपको ध्यान रखना है। साथ ही यहाँ पर एक पाटन का युद्ध हुआ था, कब हुआ था, 1790 के अंदर। इसके बारे में अगर बात करें तो ये मेहादेजी सिंधिया और प्रताप सिंह के बीच हुआ था। साथ ही इस युद्ध को जो वो हल्दी घाटी युद्ध की संज्ञा दी गई है, ये भी आपको इसके बारे में ध्यान रखना है। साथ ही अगर यहाँ पे बात करें श्री रामनारायण चौधरी की, तो इनका जन्म जो है वो नीमका थाना क्षेत्र में हुआ था। साथ ही ये बेगू और बिजोलिया आंदोलन से संबंधित है, ये भी आपको ध्यान रखना है। साथ ही स्वामी विवेकानंद के बारे में बात करते हैं, तो राजस्थान में सबसे पहले ये खेतड़ी में आते हैं, ठीक है। साथ ही इस टाइम पे जो राजा कौन थे, तो श्री अजीत सिंह थे। श्री अजीत सिंह के द्वारा स्वामी विवेकानंद इन्हें कहा गया है, जबकि इनका बचपन का नाम क्या था, तो नरेंद्र दत्त था, यह भी आपको इसके बारे में ध्यान रखना है। अगर बात करें प्रमुख स्थलों की, तो यहाँ पर गणेश्वर सभ्यता स्थित है, जो कहाँ पर स्थित है, तो नीमका थाना क्षेत्र में। फिर इसके खनन की बात करते हैं, तो 1977 के अंदर आरसी अग्रवाल के द्वारा इसका खनन किया गया था। इसका उपनाम की बात करें तो पुरातत्व का पुष्कर, या फिर इसे ताम्रयुगीन सभ्यता की जननी भी कहा जाता है। नदी की अगर बात करें तो ये कांतरी नदी के किनारे स्थित है, ये भी आपको ध्यान रखना है। इसी के साथ बात करते हैं सुनारी सभ्यता की, तो इसके खनन जो है वो 1980 के अंदर पुरातत्व विभाग के द्वारा कराया गया था। इसके उपनाम की बात करें तो लोहयुगीन सभ्यता है ये। अगर बात करते हैं नदी की, तो ये कांतली नदी के किनारे स्थित है। अब हम कांतली नदी के बारे में कुछ फैक्ट जान लेते हैं। तो कांतली नदी का उद्गम कहाँ से माना जाता है, खंडेला की पहाड़ियां सीकर से माना जाता है। इसका प्रवास क्षेत्र कौन कौन सा है, तो 3 जिलों में है, सीकर, नीमका थाना और झुंझुनू के अंदर। उसी के साथ प्रवास क्षेत्र को क्या कहा जाता है, तो तोरावाटी। भाषा यहाँ पर कौन सी बोली जाती है, तो तोरावाटी भाषा बोली जाती है, ये भी आपको ध्यान रखना है। साथ ही अगर बात करें राजस्थान की पूर्णतः आंतरिक प्रवाह की नदी कौन सी है, तो वो भी कौन सी है, कांतली नदी है। ये जो है अगर आपको पूछा जाए कि राजस्थान में केवल राजस्थान में बहने वाली राजस्थान में पूर्णतः बहने वाली आंतरिक प्रवाह की नदी कौन सी है, तो कांतली नदी है। अगर आपको पूछा जाए कि राजस्थान की आंतरिक प्रवाह की सबसे बड़ी नदी कौन सी है, तो वो घुग्गर नदी हो जाएगा, क्योंकि वो हरियाणा से प्रवेश करती है और बहती है, उस वजह से सबसे बड़ी अगर पूछा जाए तो आपको घग्गर नदी लगाना है। और जबकि अगर आपको पूर्णतः राजस्थान की अगर पूछा जाए तो आपका आंसर क्या होगा, कांतली नदी होगा, ये भी आपको इसके बारे में ध्यान रखना है। साथ ही अगर बात करते हैं खेतड़ी तांबे के लिए प्रसिद्ध है, ये आपको पता होगा। इसी के साथ ज्योति ट्रिपल खाद कारखाना कहाँ पर लगाया गया था, तो ये आपका आंसर होगा खेतड़ी नीमका थाना के अंदर। गौरी सौर ऊर्जा संयंत्र कहाँ पर है, तो खेतड़ी नीमका थाना के अंदर स्थित है। इसी के साथ डेयरी का सबसे बड़ा प्लांट भी कहाँ पर स्थित है, तो नीमका थाना के अंदर स्थित है, ये भी आपको ध्यान रखना है। इसी के साथ यहाँ पे 2 तालाब स्थित है, कौन कौन से, एक तो है पन्ना सागर तालाब और फिर है अजीत सागर तालाब। कहाँ पर स्थित है दोनों, तो नीमका थाना क्षेत्र के अंदर स्थित है। इसी के साथ बात की जाए अगर जिलों की, तो इसमें पीथलपुर झील है, पीथलपुर झील के बारे में अगर बात करते हैं तो ये मीठे पानी की झील है, ये भी आपको ध्यान रखना है। इसी के साथ बात की जाए कंजर्वेशन रिजर्व जोन की, तो यहाँ पे 2 कंजर्वेशन रिजर्व जोन है, कौन सा, एक तो मनसा माता कंजर्वेशन रिजर्व जोन है, कहाँ पर स्थित है, उदयपुर वाटी के अंदर। इसी के साथ बांसियाल खेतड़ी कंजर्वेशन रिजर्व कहाँ पे है, तो खेतड़ी, जो कि कहाँ पर स्थित है, नीमका थाना। दोनों कहाँ पे है, प्रॉपर अगर पूछा जाए तो कहाँ पे आ जाएगा, जिले का पूछा जाए अगर नाम, तो क्या आ जाएगा, नीमका थाना, ठीक है, नीमका थाना। जिला अगर पूछा जाए तो ये हो जाएगा। इसी के साथ हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड, इसकी स्थापना कहाँ पर की गई थी, तो खेतड़ी नीमका थाना के अंदर। इसकी स्थापना जो कब की गई थी, तो 1967 के अंदर। साथ ही